जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो आपके मन में एक तिथि या एक डेट याद आता है। वो डेट है 1757। यानी 1757 से भारत को हम लोग मॉडर्न एज में मान लेते हैं कि मॉडर्न एरा में भारत एंटर कर गया, आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। यानी इससे पहले का जो टाइम पीरियड था भारत का वो किसी न किसी मिडिल एज या मध्यकाल के रूप में हम लोग उसको व्याख्यायित करते रहे हैं। ठीक है, ये इतिहास की अपनी परिभाषा है, इस पर हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं, न तो करना चाहिए। हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ये देखना चाहिए कि ये जो 1757 के दौर है, जिस समय से भारत के इतिहास के काल विभाजन में जिसे आधुनिक युग के रूप में परिभाषित किया गया है, इस युग की कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण ये हमेशा चर्चा में रहता है। ये 1757 से लेकर के 1765 तक का जो टाइम पीरियड है, लगभग 1765, 8 वर्ष की जो अवधि है, ये टाइम पीरियड वो काल है जब भारत में मध्यकालीन और प्राचीन काल से भी निरंतर, प्राचीन काल से जो निरंतर थी शासन की एक प्रणाली, जिसको राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, वो 1757 के बाद से भारत में धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। राजतंत्र शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि राजतंत्र में राजा की वंश परंपरा, राजा की व्यक्तिगत इच्छा और राजा के हित ही सर्वोपरि होता है। उनके द्वारा, राजा के द्वारा दिए गए आदेश, लिए गए निर्णय सब के सब प्रश्न से परे होते हैं, यानी कि जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो भारत और विश्व के इतिहास में एक लंबा कालखंड ये दौर से गुजरा था। लेकिन भारत में एक नवीन प्रवृत्ति शुरू होती है 1757 से, और वो प्रवृत्ति ये है कि एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के एक प्रांत में शासन शुरू कर देती है। और ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वो प्रांत है बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो जाता है और यहीं से भारत, ये टाइम पीरियड है 1757 का, और यहीं से भारत मॉडर्न एज में प्रवेश कर जाता है, आधुनिक भारत में। अब आपके सिलेबस में क्लियर दिया हुआ है कि 1757 की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति क्या थी, ये बताइए। तो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिस पर हमको बात करना चाहिए। आपको 1757 के बारे में जब भी बात करनी हो तो बात करने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। यानी इस समय कौन सी ऐसी प्रवृत्ति भारत में स्थापित थी, या कौन से ऐसे फीचर्स थे जो उस समय भारत में प्रचलन में था, या उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी जिनके वजह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लेती है। 1757 से लेकर के 1765 तक आते आते पूरी तरह से सत्ता को अपने कब्जे में ले लेती है। 1757 में परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली कंट्रोल रखती है, लेकिन 1765 से वो डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेती है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। याद रखिए, मॉडर्न एज पे जब भी आप कंपनी से संबंधित कोई भी
प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में आज जिन बातों पर या जिन तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे वो हमेशा रहना चाहिए। उसी के आधार पर आपका आंसर का दिशा और दशा तय होता है कि आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1757 से 1765 तक ये जो 8 वर्ष की अवधि है, इस 8 वर्ष की अवधि जो भारत की राजनीति के लिए एक निर्णायक काल भी था, इस 8 वर्ष की अवधि के दौरान बंगाल में वो कौन सी राजनीतिक भूल की गई जिसकी खमियाजा या जिसके दुष्परिणाम लगभग 200 वर्षों तक 1947 तक भारत को भुगतना पड़ा। क्योंकि यही 1757 का वो वर्ष है जब पलासी का युद्ध होता है, 1764 का वो वर्ष है जब बक्सर का युद्ध होता है, और दोनों ही युद्धों में एक कंपनी के सेना के हाथों भारत की शक्तिशाली मुगल सम्राट का सूबा या प्रांत बंगाल पराजित होता है, और दूसरी ओर 1764 में भारत की 3 शक्तियां मिलकर के भी चंद ब्रिटिश सैनिकों को पराजित नहीं कर पाती और सरेंडर कर देती है, और उसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन शक्तियों से अपने शर्तों पर समझौता किया जाता है, और राजनीतिक शक्ति पहली बार भारत के लंबे इतिहास में राजवंश से निकल करके एक विदेशी कंपनी के हाथों में चले जाता है। तो जब विदेशी कंपनी के हाथों में शक्ति चले जाता है तो लगभग प्रत्यक्ष रूप से 100 वर्षों तक 1857 तक और परोक्ष रूप से आने वाले 100 वर्षों तक विदेशी शक्तियों के हाथों में भारत की बागडोर रहती है। और भारत जो हजारों वर्षों से अर्जित करके अपनी संपदा या अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, विज्ञान की उपलब्धियां रखी थी, वो सब के सब धीरे धीरे खत्म की जाने लगती है, और उसका खामियाजा भारत आज भी भुगत रहा है। और भले ही भारत राजनीतिक आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आज भी सांस्कृतिक रूप से किसी न किसी तरह से उस व्यापारिक कंपनी का, उस पश्चिम सभ्यता और संस्कृति का गुलाम बना हुआ है। तो 1757 में वो कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जिस पृष्ठभूमि का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन किया। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस समय तक के पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पक्ष हैं, इन 2 पक्षों को लेकर के ही हम इस समय के स्थिति को समझेंगे। एक पक्ष है नवाब या बंगाल का नवाब आप कह सकते हैं, और दूसरा पक्ष है कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्हीं दोनों के बीच का आपसी द्वंद्व या संघर्ष का परिणाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना या राज सत्ता को प्राप्त करना। आखिर बंगाल इतना आकर्षण क्यों था? बंगाल में कौन सी ऐसी बातें थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भारत के किसी और राज्य में नहीं, न तो दक्षिण में, न तो दक्षिण पूर्व में, न तो पश्चिम में, न तो उत्तर भारत के किसी और राज्य में उतना इंटरेस्ट लिए जितना बंगाल में लिए? उन्होंने बंगाल में ही सबसे पहले सत्ता क्यों स्थापना करना चाहिए? वो कौन सी सहायक परिस्थितियां थी, और इन सहायक परिस्थितियों से इनको क्या फायदा हुआ? यही है ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक वातावरण या राजनीतिक दशा।
तो इसको समझने के लिए हमको यहाँ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना होगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इसलिए यहाँ का फेवरेबल था क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट था। क्यों था इंटरेस्ट, तो ऐसे समझ लीजिए, एक यात्री है, ट्रैवलर है, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, और वो कहता था, उसका नाम था फ्रांकोयस, FRANCOYAS, फ्रांकोयस ये कहता था कि बंगाल में प्रवेश करने का बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निकलने के लिए बंगाल से कोई रास्ता नहीं मिलता है। प्रवेश करने का रास्ता का तात्पर्य ये है कि कोई बंगाल में क्यों जाए। तो कहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस अपॉर्चुनिटीज के वजह से कोई भी बंगाल की ओर आकर्षित हो जाएगा। याद रखिए, बंगाल इस समय जिस दौर की हम बात कर रहे हैं 1757 तक के दौर की, जो जब बंगाल अपने को सोवरेन स्टेट के रूप में, संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित कर लिया है, जो कुछ साल पहले ही 40 वर्ष पहले ही मुगलों का एक सूबा था, प्रांत था, प्रोविंस था। इस बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल था। तो इतना विशाल भूखंड था। अब इस विशाल भूखंड के प्रति, क्या इस विस्तृत भूखंड के वजह से ब्रिटिशर्स का ये आकर्षण का केंद्र था? उससे भी तो बड़ा राजस्थान था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, महाराष्ट्र था। इन सब क्षेत्र में क्यों नहीं, बंगाल ही क्यों? तो बंगाल आकर्षण का केंद्र इसलिए था क्योंकि बंगाल प्राकृतिक रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली प्रांत था। हमने जिन प्रांतों की बात की, जो पहले शामिल था, वो सब इंक्लूड थे बंगाल में। तो बंगाल प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न था। भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे आपको चारों फीचर्स मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, कोस्टल रीजन भी है। अब यहाँ पे हर एक तरह के रिसोर्सेज थे। प्राकृतिक रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, और इन दोनों ही रिसोर्सों का बखूबी उपयोग किया जाता रहा था अतीत से। याद रखिए, यही वो बंगाल का क्षेत्र है जहां पे भारत का प्राचीनतम साम्राज्य भी स्थापित हुआ था, बिहार के क्षेत्र से मगध साम्राज्य, जो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। और लंबे समय तक, गुप्तों के शासनकाल तक, 450 ईस्वी तक भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र ही था। उसके बाद धीरे धीरे कन्नौज हुआ, कन्नौज से फिर मुस्लिम जब शासन हुआ तो दिल्ली सत्ता हस्तांतरित हो गया। तो कुल मिलाजुला कर अगर यहां पर देखा जाए तो यहाँ की प्राकृतिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस सब के सब फेवरेबल थे। किस लिए फेवरेबल थे? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जबरदस्त होता था। प्रोडक्शन हर एक तरह का, कमर्शियल प्रोडक्शन हो या एग्रो प्रोडक्शन हो, कृषि उत्पाद हो, व्यापारिक उत्पाद हो, विनिर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, व्यापार हो, सब कुछ यहाँ पे जबरदस्त तरीके से होता था, यानी उन्नत अवस्था में था। और इसका फायदा पूरे भारत को मिलता था। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका जबरदस्त हिस्सेदारी था। इसके पास नेचुरल पोर्ट भी थे, प्लेनी रीजन था, मैदानी रीजन था, तो उत्पादन वर्ष भर होते रहता था। रबी, खरीफ, जायद तीनों ही फसलें यहाँ होती थी। प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित था, बाह्य आक्रमण नहीं हो पाता था। और हमेशा से ही राजनीति का भी एक पॉलिटिकल वाइब्रेशन भी यहाँ पे हमेशा रहता था। तो इसलिए यहाँ पे जब भी कोई राज्य आना चाहता था या आता था, या कोई भी व्यक्ति आता था, तो इससे मोहित हुए बगैर नहीं जाता था, इसके सम्मोहन के जाल में फंस जाता था बंगाल की वजह से। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्यों आकर्षण बना? तो सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए इसलिए भी आकर्षक था क्योंकि जब आप इनके व्यापारिक इतिहास को देखेंगे, जब 1600 से
1600 एडी से जब इन्होंने व्यापार करना भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से शुरू किया, तो जितना ये पूरे भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से ट्रेड करते थे, उसका टोटल 60% हिस्सा ये सिर्फ बंगाल से ही एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। अब आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण या फायदेमंद व्यापारिक या फायदे वाला हिस्सा था, ये क्षेत्र था ये। यानी कि अगर टोटल 100 रुपया का वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप अमेरिका में, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को मिला करके, तो उसमें से 60% हिस्सा वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से ही एक्सपोर्ट करते थे। यानी 60 रुपए का सामान सिर्फ बंगाल से ही निर्यात करते थे, 40 रुपए का सामान भारत के शेष क्षेत्र और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से, जैसे मलाया, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, फिलीपींस, इस तरह के देशों से वो किया करते थे। तो और क्या क्या करते थे, तो वो सारे सामान करते थे जिनका यूरोप के बाजारों में जबरदस्त मांग था। तो इसकी वजह से इनका आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। आप सामान का भी नाम लिख लीजिए तो देखेंगे कि लगभग कई महत्वपूर्ण वस्तु, जैसे सोरा जिसको बारूद में भी यूज किया जाता था, चावल, रेशम, सूती वस्त्र, कढ़ाईदार वस्त्र, नील, ये सारे चीज कह सकते हैं। काली मिर्च, ये सारे चीज ये व्यापार बंगाल से किया करते थे। अब सोचिए एक ट्रेडर कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी को जब व्यापार करने का इतना बड़ा अवसर इस क्षेत्र से मिल रहा है, तो कभी वो चाहेगी कि वो इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और चले जाए या इन नवाब के डर से भाग करके चले जाए, उसका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए ये होगा कि वो किसी भी तरह से बर्दाश्त करके इस क्षेत्र पर रहे, और जब वो थोड़ी सी शक्तिशाली हो जाए तो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बना ले, ताकि उसका व्यापार निरंतर बना रहे। अब यही सोच के साथ ये अपना बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के प्रवेश की शुरुआत 1630 से होती है। उससे पहले वो सूरत, मसूलीपट्टनम यानी कि पश्चिमी तट और दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करके भारत के आंतरिक क्षेत्रों से और भारत से बाहर के देशों से सामान खरीद करके लाती थी, वहां स्टोर करती थी और एक्सपोर्ट कर दिया करती थी। लेकिन 1630 के दशक से बंगाल में प्रवेश कंपनी का होता है। पहली बार 1633 में बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। फैक्ट्री दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी का गोडाउन को कहा जाता था, जहां से दूर दराज के क्षेत्रों से या अन्य बाजारों से वस्तुओं को खरीद करके लाया जाता था, वहां भंडारित किया जाता था, स्टोर किया जाता था और फिर उसके बाद वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था यूरोप अमेरिका के बाजारों में। तो पहली बार अगर देखें आप तो 1633 में उड़ीसा के बालासोर में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद धीरे धीरे वो, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल में प्रवेश 1633 में हुआ, क्योंकि बंगाल उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था। उसके बाद इन्होंने हुगली में, फिर कासिम बाजार में, फिर पटना और फिर ढाका में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। तो इस तरह से ये अपना फैक्ट्री यहां स्थापित कर दिए और लगभग इस दौरान वो आराम से इन क्षेत्रों से व्यापार यानी कि बाजार से वस्तुओं को खरीदते और खरीद करके बाहर भेज दिया करते थे। इसी दौरान उन्हें पहली बार 1690 में 1619 में जमींदारी प्राप्त हो गया मुगल सम्राट से, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर का। सूतानती, कालीकट
और गोविंदपुर का। अब ये तीनों की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। मुगलों के स्वामी भक्ति करने की वजह से इन्हें यहाँ की जमींदारी प्राप्त हो गई। अब जमींदारी मिल गया तो स्वाभाविक है कि इन क्षेत्रों का रेवेन्यू कलेक्शन करना और उसी रेवेन्यू से फिर इन्हीं बाजारों से सामान खरीदना और सामान खरीद करके फिर यूरोप के बाजार में बेचने के लिए या भेजने के लिए इनको अवसर मिल गया। इन्होंने इन्हीं तीनों को मिला करके कलकत्ता नगर की स्थापना की। जो आप आज कलकत्ता देखते हो वो कलकत्ता इन्हीं तीनों जमींदारी को मिला करके कलकत्ता नगर बसाया गया था। इस जमींदारी की प्राप्ति से पहले ही लगभग 1651 में 1651 में बंगाल का जो नवाब थे शाह सूजा, वो मात्र 3000 रुपया दे करके कि कंपनी 3000 रुपया नवाब को दे और उसके बदले में टैक्स फ्री इस क्षेत्र से व्यापार करे। यानी व्यापार करने का प्रिविलेज, विशेषाधिकार कंपनी को 1651 में ही मिल गया था सुल्तान शाह सूजा से। अब ये जो फ्री ट्रेड करने का जो प्रिविलेज मिला था या विशेषाधिकार मिला था, यही वो समस्या था या यही वो विवाद का मुख्य बिंदु था जिसके वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। और उसी झगड़ा का परिणाम था दोनों युद्ध, पलासी का और बक्सर का। और उसी युद्ध में पराजय का परिणाम हुआ कि भारत में एक नई शक्ति उभरी जो कहीं से भी भारतीय नहीं थी और पहली बार एक व्यापारिक कंपनी या ट्रेडर कंपनी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करने लगती है। तो 1651 में ही बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेज मिल चुका था। दूसरी ओर 1698-99 में सूतानती, कालीकत और गोविंदपुर की जमींदारी भी मिल गई। और इसी समय इन तीनों ही जमींदारी क्षेत्रों को मिलाकर के जॉब चार्नॉक के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना कर दी गई 1690 में 1699 1700 में। तो 1700 में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई, याद रखिएगा। दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब इस विशेषाधिकार से भी कंपनी संतुष्ट नहीं हुई और अधिक प्रिविलेज पाने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के पास पहुंच जाती है। बात तो उस समय की है जब दिल्ली में फर्रुखसियर बादशाह बन करके बैठा हुआ है और यहां पे जॉन सुरमन की अध्यक्षता में जॉन सुरमन की अध्यक्षता में एक दल या एक ग्रुप फर्रुखसियर से मिलने के लिए जाता है। और फर्रुखसियर से मिलने के उपरांत उस समय फर्रुखसियर का तबीयत खराब रहता है और इसके साथ एक चिकित्सक रहता है। उस चिकित्सक के द्वारा फर्रुखसियर का जब इलाज कर दिया जाता है और उसका सेहत में सुधार होता है तो उससे खुश होकर के फर्रुखसियर इस बंगाल क्षेत्र में एक अलग तरह का विशेषाधिकार दे देता है। अभी तक तो टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिला था 1651 में शाह सूजा के द्वारा दिया गया था। अब 1715 में इसको एक विशेष तरह का 1715 में मिलने के बाद 1717 में एक विशेष तरह का इनको विशेषाधिकार मिलता है। 1715 में मिले, 1717 में इन्हें एक विशेष तरह का विशेषाधिकार मिलता है। वो विशेषाधिकार ये था कि कंपनी मात्र 3000 रुपया 3000 वार्षिक दे करके मुगल दरबार को यहां पर खुद तो व्यापार करे ही करे, एक दस्तक जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। दस्तक एक ऐसा पत्र था, हिंदी में उसको दस्तक, एक तरह से ये कह लीजिए कि एक अथॉरिटी पेपर था
अथॉरिटी पेपर ये था, ये दस्तक, कि इसको दिखा करके कोई भी व्यक्ति टैक्स फ्री व्यापार ट्रेड कर सकता था बंगाल से। मान लीजिए हम कंपनी है, कंपनी के नाते हमको फारूखसियर ने ये स्पेशल प्रिविलेज दिया कि आप इस दस्तक को जिसको भी देंगे वो टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए हकदार होगा। अब एक कंपनी क्या की कि इस दस्तक का दुरुपयोग दिया गया था सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी स्वयं और उसके जो कर्मचारी हैं या उसके जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेड करना चाहे तो बिना टैक्स दिए यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। यानी कि जो सामान बाजार में खरीदेंगे उसके लिए ना तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और ना ही सामान यहाँ पे कोई बेचेंगे तो उसके लिए कोई टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स फ्री ट्रेड करने का इनके लिए दिया गया था। अब ये क्या करने लगे कि इस दस्तक का उपयोग नहीं दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग करने का मतलब यह है कि अब ये कंपनी से परे दूसरे लोगों को भी ये दस्तक जारी करने लगे और उसके बदले में पैसा उनसे वसूलने लगे। तो ये दूसरा ये समस्या था जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। आप देखेंगे कि जो मात्र 3,000 रुपया वार्षिक दे रहा है, 3,000 रुपया को अगर आप पौंड में कैलकुलेट करेंगे तो 350 पौंड वार्षिक या एनुअल मुगल बादशाह को दिया जा रहा है और उसके बदले में हर एक साल 50,000 पौंड का निर्यात किया जा रहा है प्रति वर्ष। अब सोचिए कितना नुकसान इस बंगाल प्रांत को हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ का जो नवाब होगा उसको लॉस होता होगा क्योंकि ये टैक्स दे नहीं रहे हैं, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है और इस प्रिविलेज का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी अगर महत्वाकांक्षी नवाब होगा उसको कैसे बर्दाश्त होगा, क्योंकि उसका खजाना या राजकोष पर इसका प्रभाव पड़ता होगा। उसकी अपनी खर्चे होंगी, उसके अपने कुलीन होंगे, सामंत होंगे, अधिकारी होंगे, सेना होगी, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य होंगे। वो सब कार्यों की भरपाई के लिए राजस्व उगाही किसी भी राज्य के लिए जरूरी होता है, लेकिन राजस्व का इतना बड़ा घाटा कोई भी महत्वाकांक्षी राजा या सूबेदार या नवाब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये वो महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़ा प्रारंभ हुआ। तो अगर 1757 से 1765 तक के पूर्व संध्या की अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कुछ इस तरह था कि ब्रिटिशर्स का हित इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत था, क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अवसर था, फ्री में ट्रेड कर रहे थे तो उनका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि वो बंगाल क्षेत्र को छोड़े या बंगाल का क्षेत्र पर व्यापार में उनको या बंगाल के क्षेत्र से व्यापार के दौरान उनको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप कोई करे। और इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए वो किसी भी मुकाम पर या मुकाम तक जाने के लिए तैयार थे। तो दूसरी ओर नवाब की स्थिति देख लीजिए। नवाब सिर्फ यही चुनौतियों से नहीं घिरा हुआ था, नवाब के पास कुछ और भी चुनौतियां थी। एक तो इंटरेस्ट हम लोग ये देख लिए कि ब्रिटिशर्स का क्या इन्वायरमेंट था या ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे क्या स्थिति थी, क्या सोचती थी, क्या हासिल करना चाहती थी और क्या हासिल कर ली थी। अभी तक हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखें। अब नवाब के संदर्भ में अगर बंगाल को देखा जाए तो यहाँ की स्थिति शुरू से ही डावाडोल है। डावाडोल इसलिए है क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने 1717 में ही बंगाल को धीरे धीरे संप्रभु करना शुरू कर दिया था और अलीवर्दी खां के आते आते बंगाल पूरी तरह से मुगल सत्ता से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खां के समय में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से औपचारिक रूप से मुगलों की अधीनता या संप्रभुता बना हुआ था, लेकिन अलीवर्दी खां के आते आते ये पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहाँ की जो नवाब की जो स्थिति थी वो मुगलों की तरह ही थी। जैसे इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मुगल दरबार में कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र चलते रहता था, उसी तरह से यहाँ की भी स्थिति थी। यहाँ भी जबरदस्त षड्यंत्र चलता था कि बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा। दूसरी ओर बंगाल के नवाब के सामने कई तरह की चुनौती थी। चुनौती सबसे पहला यह था कि इनको जो उस समय के कुलीन थे या नोबल्स आप जिसको कह सकते हैं उनको संतुष्ट करना होता था, क्योंकि जब तक से वो नोबल्स या कुलीन संतुष्ट नहीं होंगे उन पे ये ध्यान नहीं दिया जाएगा, संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी सत्ता
नहीं बनी रह सकती थी। इसलिए इनके समक्ष कई चुनौतियां थी। पहला चुनौती यह था कि कुलीन वर्ग जो इनको समर्थन देते थे उनको संतुष्ट रखे। तो कुलीन वर्ग को संतुष्ट करना पहला चुनौती था इनके समक्ष। कुलीन यानी नोबल्स वो क्लास होता था जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन में भागीदारी होता था। ये दरबार में एक अपना प्रभाव रखते थे। किसी न किसी क्षेत्र के सामंत होते थे, उप सूबेदार होते थे, जमींदार होते थे। ये ऐसे लोग होते थे जिनके पास अपनी छोटी छोटी सेना का टुकड़ी भी होती थी और किसी न किसी पद पर बंगाल के दरबार में आसीन होते थे। अगर पद पे नहीं भी है तो भी व्यक्तिगत प्रभाव इनका दरबार में होता था। तो नवाब का सबसे पहला चैलेंज होता था कि इनको संतुष्ट रखना, इनको नाराज नहीं करना, क्योंकि जब ये असंतुष्ट हो जाएंगे तो हो सकता है किसी षड्यंत्र में शामिल हो जाए या हो सकता है इनके खिलाफ स्वयं षड्यंत्र करने लगे। तो ऐसी स्थिति में इनको ये करना था। दूसरा जो समस्या था कि बंगाल की जो फिनेंशियल कंडीशन थी या वित्तीय स्थिति था, यहां के कुछ संपत्तिशाली वर्गों के हाथ में थी, जिनसे बंगाल के नवाब समय समय पर आर्थिक मदद भी लेता था और अपने संचित धन को उनके पास जमा भी करता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से बैंकर की तरह थे। जैसे जगत सेठ उस समय बंगाल का सबसे अमीर घराना था और बंगाल के नवाब का धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी के पास रहता था। और अगर धन की कमी होती थी किसी भी तरह का संकट में तो ये मदद करते थे। तो इनको खुश रखना भी बंगाल के नवाब के लिए जरूरी था। तीसरा था कि जो जमींदार थे इस राज्य में, कई छोटे बड़े जमींदार थे। इतना बड़ा सूबा था कि कई छोटे छोटे और बड़े बड़े जमींदार थे। उन जमींदारों का समर्थन हमेशा इन नवाबों को मिलता रहे, क्योंकि इन जमींदारों का ये धर्म था या इनका कर्तव्य था कि अवसर पड़ने पर, समय पड़ने पर नवाब को अपनी सैनिक मदद देता रहे और समय समय पर लगान या राजस्व वसूल करके राज्य के खजाना में जमा करते रहे। तो आप देखेंगे कि कई ऐसे जमींदार हैं जो कभी कभी विद्रोही भी हो गए, नवाब के खिलाफ हो गए। इनके अपोजिट जो ग्रुप है या इनका अपोजिशन ग्रुप है, विरोधी गुट है, उनके साथ मिल गए। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना नवाब का सबसे बड़ा चुनौती था। दूसरी ओर चुनौती ईस्ट इंडिया कंपनी से था, जो एक बहुत बड़ा फिनेंशियल स्टॉक दिया करते थे, धक्का दिया करते थे। नवाब के राज खजाना में लॉस हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसको लेकर के नवाब हमेशा परेशान रहता था। और इसी के बीच अगर हम जनता की बात करें कि आम जनता का कहां था, तो आम जनता का या आम नागरिक का यहाँ पे कोई महत्व नहीं था। आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बंगाल की सत्ता पर कौन आसीन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आता है कि दूसरा नवाब आता है, क्योंकि उसका सीधा जुड़ाव नवाब से नहीं था बल्कि जमींदारों के नियंत्रण में था। और जमींदार अधिक से अधिक राजस्व वसूल अपने क्षेत्रों में किया करते थे। तो ये इन लड़ाई में जनता को कोई मतलब नहीं होता था। किसी भी सफल नवाब का योग्यतम या श्रेष्ठतम योगदान यही था कि वो इन शक्तियों के बीच कैसे अपने समीकरण को बनाता है और अपनी सत्ता को बनाए रखता है। तो 1757 से 1765 तक का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अगर आपको देखना है तो आपको सबसे पहले इस बैकग्राउंड को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप इस बैकग्राउंड को समझे रहेंगे, ध्यान में रखेंगे, तभी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि क्यों हुआ प्लासी का युद्ध, उसका परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ बक्सर का युद्ध और उसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल के राजनीति में भी और भारत की राजनीति में भी। तो स्पष्ट है, आपको पता ही होगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक नई शक्ति के रूप में भारत की राजनीति में प्रवेश करती है और भारत को एक नया शासक या रूरल क्लास मिलता है जो आने वाले 200 वर्षों तक भारत पर हुकूमत करने वाला है। तो ये रहा हमारा 1757 से पूर्व की संध्या की
भारत की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या राजनीतिक दशा। इतना आप थोड़ा सा बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को अपने दिमाग में बना करके रखिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों हुआ प्लासी का युद्ध, क्यों हुआ बक्सर।